सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? ज़बरदस्त, मज़े में। आप बताइए। और बहुत मुबारक हो क्योंकि फोरकास्ट में सुबह बारिश है। सर कल? हाँ जी बिल्कुल सर मंडे को ही सर बारिश, मंडे को बारिश है। और ये जो हम सारा नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब, और आज फिर आपको पता है कि सारा दिन 600 से ऊपर रहे AQI लाहौर में, तो ये कल इंशाल्लाह ताला ठीक होने जा रहा है। और ऑलरेडी हमारी बड़ी आजमाइश हो गई है। अमूमन आपको याद होगा कि 15 दिसंबर तक पहली बारिश हो जाती है, इस दफ़ा नहीं हुई। सो कुदरत हम पे जो है मेहरबान रहे। जो इस साल हमारे साथ हुआ है वो आगे ना हो, इस दुआ के साथ कल की बारिश आपने एंजॉय कर ली। सर एंजॉय करेंगे और ऊपर के जो मामलात हैं बारिश की, स्मॉगी जो हैं वो बारिश से ठीक भी हो जाएंगे। सर उसके अलावा आपने AQI का जिक्र किया। सर मैं आज इस शो के तवसत से ये कहना चाहता हूँ, सर मैं AQI इम्यून हो चुका हूँ। सर मैं अब चेक ही नहीं करता। सर ये असल में बहुत लोग हैं जो कुछ इम्यून अपने आप को कहते हैं, कुछ डिनायर्स हैं, क्योंकि नज़र उस तरह से नहीं आती या उसी दिन आप पे असरअंदाज नहीं होती, कुछ दिन बाद खाऊं खाऊं शुरू होती है, लेकिन इससे बचना चाहिए। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सर कि वो जो एक आदत पड़ गई थी ना सबको कि यार सुबह उठते साथ पहले क्या चेक करते थे, व्हाट्सएप, और फिर अपने दूसरी दीगर जो मामला आते हैं, ईमेल कम चेक होती है इस मुल्क में, लेकिन इंस्टा उसके अंदर एक ऐड हो गई थी चीज़ के फ़ौरन आपने उठते साथ चेक करना है कि यार AQI क्या कह रहा है। सर मैंने अपने आप को उससे अलहदा किया है और मैं अब नहीं देख रहा, क्योंकि सर एक चीज़ है उसको सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली मैं अब एक्सेप्टेंस जोन में चला गया हूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँगा अब दूसरी जोन में, जिस जोन को हम नाम दे देते हैं स्मॉगी जोन के अंदर मैं चला जाऊँगा। सर असल में ना पाकिस्तान में मसाइल इसीलिए हल नहीं होते क्योंकि लोग समझौता गमों से फ़ौरन कर लेते हैं। सर ये देखें ना, और सर ये कितनी ज़बरदस्त सर हमारी एक कंडीशनिंग हो रही है कि हम समझौता कर बैठते हैं। अच्छा सर भारत सर बाकायदा ख़बरों का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारी तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है 25 तारीख को खैर से क्रिसमस है और उनको बहुत बहुत मुबारक हो उस चीज़ की। और हर साल हम मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ना सिर्फ ये बल्कि हम उनकी जो खुशियाँ उनमें शरीक होते हैं। और क्योंकि 25 को शो हमारा नहीं आता तो मैं चाह रहा था कि हम आज एडवांस में ही उनको मुबारकबाद दे दें और सारे खुशियों से मनाएं और अपनी अपनी जो दीगर चीज़ें होती हैं वो करें अमन से। जी जी बिल्कुल। और वैसे ही ये तो बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है पूरी दुनिया में सर। मतलब जो लोग क्रिसमस मना रहे हैं उनको उसकी मुबारक, जो उसको नहीं भी मना रहे तो फेस्टिव सीज़न है, शॉपिंग हो रही है, सेल्स लगी हुई हैं, पूरी दुनिया सजावटें लगी हुई हैं, सजावटें हैं। तो इसको, और पाकिस्तान में वैसे ही सर्दी आपको पता है बड़ी लिमिटेड से टाइम के लिए आती है, तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत। बिल्कुल एंजॉय करने चाहिए। एक सिर्फ इसमें सर बाहर पे डाल, आपको पता है सर हमसे रहा नहीं जाता, हम इसके अंदर कोई एंगल ज़रूर निकालना चाहिए। वो मेरे एक दोस्त हैं और वो अमेरिका में होते हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही, तो मैंने कहा छुट्टियाँ पर लंबी चौड़ी मिलेंगी? कहते नहीं, कहते एक छुट्टी है सिर्फ 25 तारीख की। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं बस एक छुट्टी है जो क्रिसमस डे है उसकी छुट्टी है, उसके बाद 24 को भी काम है, 26 को भी काम है, 25 को हम छुट्टी बना लेंगे। तो मैंने फिर सोचा कि आप क्लब नहीं करते छुट्टियों को, तो मैंने कहा यहाँ तो हम क्लब करते हैं छुट्टियों के, और वो क्लबिंग शुरू होती है सर जुमेरात बेचारा जो है वो मारा जाता है, जुम्मे को लोग ज़रा ईजी हो जाते हैं और सैटरडे संडे जो है फिर आपको मिल जाता है। सर वहाँ पर ऐसा निज़ाम नहीं है क्या उनकी तरक्की? सर नहीं, यहाँ पे मतलब ये वजह नहीं है, हम तो सैटरडे को भी छुट्टी नहीं करते अमूमन, लेकिन हम फिर भी उनसे पीछे हैं। बात ये है कि हम वर्किंग डे पे भी काम नहीं करते, मसला ये। हाँ वो और उसका उनका जो वर्किंग डे है जो 26 तारीख का होगा वो उसी पुरजोश तरीके से उसके अंदर काम करें। बहरहाल सबको मुबारक हो और खैर खैरियत से सारी क्रिसमस भी गुजरे। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर हमें चलना पड़ेगा सियासत की तरफ। सर तहरीक इंसाफ और सर हुकूमत में थोड़ी सी आइस मेल्टिंग जो है वो हुई है सर कुछ दिनों में। इसमें दो लोगों को क्रेडिट जाता है, PTI की तरफ से बैरिस्टर गौहर और हुकूमत की तरफ से एयाज सादिक साहब जो हैं। बैरिस्टर गौहर का एक बयान नशर हुआ जिसमें उन्होंने कहा जी कि हुकूमत जो है एक कमेटी बना रही है नेगोशिएशंस विद PTI के लिए। ये आपको याद होगा 1-2 हफ्ते पहले भी ये बात छिड़ी थी, लेकिन ये बात थोड़ी डाई डाउन हो गई थी न्यूज़ साइकिल में, लेकिन फिर से उजागर हुई है ये चीज़। और ना सिर्फ खबर उजागर हुई है बल्कि इसके अंदर एक रियलिटी भी हमें मिली है कि एयाज सादिक साहब ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि ये चीज़ जो है मेरे थ्रू मैं इसको कम्युनिकेट करूँगा टू एवरी रिस्पेक्टिव गुड ऑफिस, और उसके ज़रिए फिर हम एक कमेटी बनाएंगे जो आप सबसे मुज़ाकरात करेंगे। तो सर PM ऑफिस से फिर सर स्टेटमेंट भी जारी हुई जिसके अंदर उन्होंने मुकर्रर कर दी है एक कमेटी। उसके अंदर मैं मेंबर्स बताता जाता हूँ। एक इसाक डार साहब,
राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ये रिप्रेजेंट करते हैं नून लीग को। उसके अलावा जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके अंदर से राजा परवेज़ साहब, नवीद कमर साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, अलीम खान साहब और चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो इसके अंदर कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये सब जो हैं मिल के एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहेंगे, एक अमन व अमान का, एक सियासी अमन व अमान की जो एक आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में जो चीज़ है वो करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के लिए ये एक अच्छी चीज़ है और उनको इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है जो जेल से बाहर है उनके लिए ये एक एजेंडा नंबर 1 था। यही लीडरशिप जो मुज़ाकरात कर रही है अब और करने को जा रही है और आज़ाद साहब इसमें मिले, ये वो लीडरशिप है जो कि पिछले जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में उसके अंदर शरीक नहीं हुए थे भरपूर तरीके से। इनमें से कुछ लोग थे लेकिन तमाम लोग नहीं थे और यहाँ पर रिफ्ट भी पैदा हुई। तो अब सर सवाल ये पैदा होता है, और ये अगेन सियासत के अंदर ऐसे सवाल हमेशा आते रहते हैं कि आया बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ के 100% फॉर हैं, क्योंकि उनके बयानात तो मौजूद हैं जिनमें वो कहते हैं अगर मुज़ाकरात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, हुकूमती मुज़ाकरात मैं नहीं करूँगा, ये चोर हैं, ये फलाना है, ये है, वो बात होगी। तो वो बात किधर है? ये एक सवाल जिसका जवाब मिलना चाहिए तमाम पीटीआई को और पीटीआई फॉलोअर्स को। दूसरा सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं अगेन ये वही है कि ये एक बस दिखावा है, ये अगेन न्यूज़ साइकिल में एंटर होने की खबर है सिर्फ, या इससे कोई नताइज जो हैं अच्छे निकलेंगे या नहीं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सर कि इस वक्त पीटीआई जो है फिर वे फॉरवर्ड अपना क्या सोच रही है, और वो वे फॉरवर्ड जो है वो सिर्फ बैरिस्टर गौहर और लोग हैं वो सोच रहे हैं ये वाला, या इसमें खान साहब, बुशरा बीबी और बाकी दीगर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए, मेरी ज़ाती राय में मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। पीटीआई की जो क़यादत है जो कि स्टेप फॉरवर्ड ले रही है मुज़ाकरात के लिए, उनकी नीयत बिल्कुल यही होगी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उससे कोई अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई का एक बहुत बड़ा हल्का ये भी है जो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, हमें जो है अग्रेसिव रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह नून लीग के अंदर भी ये दोनों धड़े पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरी नून लीग मुज़ाकरात करना चाहती है, बल्कि नून लीग तो परसों तक मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी। वो तो बल्कि कह रहे थे कि जब तक आपने ये कॉल दी हुई है सिविल नाफरमानी की तो हम क्यों मुज़ाकरात करें। अब लेकिन मुज़ाकरात पे बैठ रहे हैं। अच्छा, ये जो सिविल नाफरमानी वाली जो सर वो कॉल चल रही है पैरेलल, अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका। और ये बड़ी मज़े की बात है। ये मज़े की बात इसलिए है कि ये एक ऐसा थ्रेट है, ये एक अनचार्टेड बेसिकली टेरिटरी है जिसका हमें पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि इसका कोई क्या नतीजा निकलेगा। मतलब हमारा ज़ाती ख्याल तो यही था कि कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर है माइनर फ़र्क तो पड़ सकता है। आपको याद होगा हमने इसी शो पे बैठ के ये कहा था कि जी आप सबसे पहले तो करें ये कि जो यहाँ पे डॉलर के 4 रेट हैं, इंटर बैंक जो रेगुलर से कम पैसे देता है, इसको तो ख़त्म करें आप। तो बल्कि इंसेंटिव दें कि जी अगर कोई प्रॉपर बैंकिंग चैनल से डॉलर यहाँ पे ला रहा है तो हम उसको मार्केट से भी 2 रुपये ऊपर देने को तैयार हैं, ताकि फिर अभी तो देखें ना कि अगर कोई इस कॉल को पे अमल दरामद करता है कि वो कहता है अच्छा जी खान साहब ने कह दिया मैं डॉलर ना भेजूँ इस तरह प्रॉपर बैंकिंग चैनल से, और वो कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरीके, उसको नुकसान तो कोई नहीं है। हाँ। क्योंकि वो तो उसको शायद बेहतर ही रेट मिल जाएगा। सो बुनियादी बात ये है कि ये अनचार्टेड टेरिटरी है कि ये कॉल कामयाब होगी नाकाम होगी, फ़र्क माइनर पड़ेगा मेजर पड़ेगा। इन एनी केस हमारे आपने देखा होगा कि पिछली जब बात हो रही थी कि जी करंट अकाउंट हमारा सरप्लस जा रहा है, तो हमारी उसमें बहुत बड़ा एक किरदार था रेमिटेंसेस का। रेमिटेंसेस ऊपर गई हुई थी, अभी नवंबर में रेमिटेंसेस दोबारा नीचे आई हैं। दिसंबर में अब ये कॉल की बात शुरू हो गई है, वो शायद 25 या 26 को उन्होंने अनाउंस करना है इन केस मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। सो बात ये है कि हुकूमत भी मजबूर हो गई है कि एक दफ़ा बैठे तो सही कि शायद कुछ निकल आए। बाकी बात ये है कि खान साहब के लिए तो ये 1 मिनट की बात है कि वो फैसला कर दें कि जी वो मुज़ाकरात वाली टीम के हक़ में है या वो ऑफेंसिव वाली टीम के हक़ में है। वो मेरे ख्याल में जान के किसी तरफ पलड़ा नहीं डाल रहे, वो खेल रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप। सर ये आपने जो बात लफ्ज़ शुरू कर दिया ना, ऑफेंस एंड डिफेंस, सर ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि हर स्पोर्ट के अंदर मतलब एक ऑफेंस होता है, एक डिफेंस होता है कि आपने ऑफेंसिव खेलना है, और इसी पे नतीजा जो है वो मबनी होता है। अब अगर पीटीआई जो है इसमें तो ये डिफेंसिव खेल रहे हैं, मुज़ाकरात ऑलवेज मीन्स कि आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। अगर आप एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, ना करते हैं, सिविल नाफरमानी करनी, वो ऑफेंसिव चीज़ है।
दोनों कभी भी पैरेलल नहीं चल सकते किसी भी एक टीम के लिए, वो दोनों पैरेलल चल ही नहीं सकते कि आप ऑफेंसिव भी खेल रहे हैं और डिफेंसिव भी खेल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी जो टीम है वो क्रम्बल कर जाएगी। सो अगेन सर हम वापस वहीं उसी बात पे आ गए हैं कि क्या पीटीआई को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनका लाए अमल क्या है और वो कौन डिक्टेट कर रहा है? सर असल में ना आपकी बात टेक्निकली तो बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस मुल्क में एक जमात है बहुत ही कामयाब, उसका नाम है मुस्लिम लीग नून, और उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुड कॉप बैड कॉप खेला है कि बड़े मियाँ साहब ये चाहते हैं, छोटे मियाँ साहब ये चाहते हैं, और इसमें उन्होंने तकरीबन 4 हुकूमतें कर ली। अच्छा, उन्हीं की प्लेबुक से पीपल्स पार्टी जो है ना वो बहुत अरसा रगड़ा खाने के बाद वो उनको ये एहसास हुआ कि इस तरह से तो हम कभी मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो अब रीसेंट पास्ट में उन्होंने थोड़ा सा वो बनाना शुरू किया है कि जी ये जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं और बिलावल साहब कुछ और चाहते हैं। ये उन्होंने किया है बड़ा डिलिबरेटली। सो अब पीटीआई भी एग्जैक्टली वही कर रही है। मतलब आप ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस पर भी पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ आया है कि शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते थे, ये तो मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने कहा कि नहीं बैठो मुज़ाकरात करो। सो ये जो गुड कॉप बैड कॉप की रिवायत डाल दी है मुस्लिम लीग नून में, अब तमाम सियासी पार्टियों को लगना शुरू हो गया है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि सर अब देखें कि पूरी रियासत भी ना आपको ऐसे लगता है कि अपने अंडे एक बास्केट में डालने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ आप ये और उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर चीज़ें इस बात से चलती हैं, अगेन जिस तरह से हमने कहा रेमिटेंसेस कितनी आ रही हैं, हमारा IMF ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारे चाइना जो है वो रोल ओवर कर रहा है कि नहीं कर रहा साउथ। सो बेसिकली हम बहुत डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि बाहर वाले आजकल हमारे साथ कैसे हैं। अगेन हम जो है ना एक नई टेरिटरी में भी हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हमने अभी 2.5 साल, कुछ अर्से पहले 2.5 साल ऐसे भी गुजारे हैं जिसमें ना हमारा IMF प्लान रिन्यू हो रहा था, ना हमारे कर्जे आगे हो रहे थे ना। सो एक दफ़ा हमें पूरी दुनिया ने ये भी दिखाया कि अब हम जो है ना सीरियस हैं। सो इसमें जो है ना होगा ये कि जब इन्होंने लॉन्ग मार्च ये फाइनल कॉल की थी पीटीआई ने, तो हमने उससे पहले कहा था कि ये कामयाब नहीं हो सकती। उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह ये कि इस वक्त हम जो है ना थोड़ा सा मुआशी हमारा प्लान बेहतर हुआ है, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ है? वो बाहर वालों की वजह से हुआ है ना। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हम मुआशी तौर पर थोड़ा सा बेहतर होंगे, हुकूमत इनको आंखें दिखाएगी, हैं ठीक है की बड़े हैं, और जब वो हिचकोले खाएगी तो ये ऑपोजिशन ये जेल से कहेगी हाँ भी फिर तुझे रहना है कि नहीं रहना। सो इस तरह से ये जो है ना हमारी शिप जा रही है। और इसमें आप इससे देखें ना कि एक तरफ सजाएं हो रही हैं, जो कल भी हमने शो किया, एक तरफ सजाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ मतलब हमें इस्टेब्लिशमेंट याद है कि बहुत सारी चीज़ें वो दरगुजर माफ़ कर देती होती थी, लेकिन एक चीज़ जिसको वो कभी माफ़ नहीं करते थे वो होती थी कि आप कोई इस तरह की बातें करो कि खुदा न खास्ता इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ ख़राबी है, ठीक है, या उनकी आपस में नहीं बन रही, इस तरह की कोई बात करता था ना, वो बड़े सीरियसली उसको लेते थे। अब आप वीलॉगर देखें वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं, मतलब एक तरफ जो सजाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ जो वो कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। सो एक बास्केट में ना अब अपने कोई भी पूरे अंडे रख नहीं रहा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मुस्तकबिल में मईशत किधर जा रही है सर। और दूसरा देखें सर, आप और मैं हमेशा इधर बैठ के बात करते हैं उस साइकिल का, उस लूप का जो कि छोटा होता गया। हमने देखा पीटीआई के दौर में तो बहुत ही छोटा था, नून लीग के दौर में छोटा भी था, मतलब इन द सेंस कि अब आपको हर बंदे के ज़हन पे ये बात है कि ये नहीं होता कि ये हुकूमत अपने पूरे 5 साल में क्या क्या कर सकती है, बात ही हो रही है क्या 5 साल होंगे या नहीं होंगे। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। दूसरा सर आप ये देखें कि पीटीआई की बात हो रही है कि विद इन पीटीआई भी एक मसले मसाइल जो हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। हम अब देखें आज की खबर ये है कि या कल की रादर के फवाद चौधरी साहब से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया पीटीआई ने, और वो भी गालिबन पीटीआई बानी पीटीआई का कहना है कि फवाद अब इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो फवाद चौधरी तो वैसे भी आउट थे, लेकिन अब सर मुझे एक चीज़ से कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, क्या ये सच्चाई है कि जो पीटीआई की लीडरशिप थी जो 18 से लेकर जब तक उनकी पार्टी रही तो वो थी, जो उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ियों को पार्टी ही छोड़ दी, सियासत से लाताल्लुकी कर ली, अब पीटीआई भी लाताल्लुकी कर ली बहुत लोगों से। तो ये पार्क नहीं हुए थे सारे, मुझे तो लग रहा था ये पार्किंग की हुई उन्होंने, मतलब कि हम घर पे पार्कड हैं या
बस हम किसी मतलब नेशनल टेलीविज़न के कुछ शोज़ पे पार्क रहेंगे, जब हमें बुलाएंगे हम चले जाएंगे और फिर जब हमारी बारी फिर से आएगी तो हम वापस आएंगे। नून लीग का तो यही स्टाइल रहा है हमेशा कि हमने कभी नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी का पुराना कोई शख्स या नून लीग का पुराना कोई शख्स वो ला ताल्लुकी का ऐलान करे या पार्टी ही ला ताल्लुकी का ऐलान कर दे। ये पीटीआई ने एक नया रिवाज सर शुरू किया है कि हमें जो बंदा नहीं पसंद उससे हम ला ताल्लुकी कर लेते हैं जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह ये है कि इस वक्त पीटीआई जिस किस्म की पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही है वो माजी में किसी जमात ने उस तरह से मतलब कम से कम 70s के बाद किसी ने नहीं की। सो अभी हालात ये है कि ये जो पार्क, जिसका आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, ये जो पार्क हुए हुए थे, इनको बार बार ये खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं इस पार्टी की कि अगर कल को वाकई अर्ली इलेक्शन हो जाए या टाइम पे भी इलेक्शन हो तो ये उसका कोई हिस्सा बन सके। मतलब आप ये देखें ना कि ये तो कोई अब चैलेंज ही नहीं कर रहा कि अगर कल को कोई इलेक्शन हो जाए तो इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है वो तो उसको तो कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। जो 9 फरवरी का जो वाक़या था ना, उसके बाद से अब मैं यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये निकालने को हुकूमत 5 साल निकालने को 2 साल एक्स्ट्रा भी कर ले। मतलब बात वही है कि यहाँ पे तो केयर टेकर भी 2 साल कर लेते हैं ना, तो हो सकता है ये हुकूमत 7 साल चल जाए 5 के भी बजाय। बट ये जो 9 फरवरी को हुआ है ना, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती सर। बिल्कुल सर, 8 और 9 तारीख के जो इलेक्शन थे उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है कि अब मामलात जो हैं आने वाले इलेक्शंस में भी अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर एक सवालिया निशान हमेशा रहेगा, क्योंकि ये वाला इससे पिछला वाला और एक हद तक उससे पिछला वाला भी उनके अंदर कोई ना कोई तो बातें थी। तो अब पीटीआई के चले मुज़ाकरात, इसको ख़त्म करते हैं कि पीटीआई के मुज़ाकरात होने को जा रहे हैं हुकूमत के साथ, जो एक यकीनन एक मुस्बत चीज़ है कि मतलब अपोजिशन और हुकूमत को आमने सामने बैठ के अपने ग्रीवेंसेस शेयर करके कोई रास्ता निकालना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं। लेकिन दैट बीइंग सेड, क्या ये स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप आ रही है बात, क्या ये खुद से फैसले लिए जा रहे हैं, इस चीज़ को आगे जाके हम देखेंगे। भारत जाना है यहाँ पे एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बात कर ही लेते हैं आज सर ई के बारे में सर, इलेक्ट्रिक सर। जो चीज़ें सर तमाम दुनिया के अंदर सर चीज़ें ई की तरफ जा रही हैं, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो रही हैं, सिगरेट जो है वो भी ई हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। गाड़ियाँ जो हैं वो इसके अंदर से एक डिसरप्ट लेकर आ रही हैं इंडस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो दुनिया की एक रियलिटी हैं, हमारे मुल्क की भी रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। कई जो आपकी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ यहाँ पे जो नई आई हैं, जो अब इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और कुछ जो अभी अभी आ रही हैं, वो अपने इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स गाड़ियों के लेके आ रहे हैं। ये एक मार्केट में गर्मा गर्मी है इस चीज़ के ऊपर। उसके साथ साथ फिर हुकूमत ख़ुद जो है वो भी इस चीज़ को अपनाने को तैयार है, और वो ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर जब ये मैंडेट आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किसी न किसी तरह से फ़रोग़ दिया जाए कि वो सस्ती हों, उनकी इंपोर्ट आसान हो, उनकी रजिस्ट्रेशन सस्ती हो, उनके टोकन सस्ते हों। ये भी हुकूमत करती जा रही है। और दूसरा मैंडेट जो गवर्नमेंट का सर होता है कि हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स हो जाएँ, इलेक्ट्रिक रिक्शे हो जाए, वॉट एवर। सो सर 39th मीटिंग हुई अक्टूबर में, ये प्रोविंशियल मीटिंग फॉर डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। उसके अंदर ये एक फ़ैसला हुआ कि पिंडी के शहर में 102 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो 10 रूटों पे चलाई जाएंगी और नवंबर 2025 तक ये सारा कुछ मुकम्मल होगा। इन 10 रूट्स पे ये बसें मंगवाने का और 84 किलोमीटर का जो रूट है उसका जो टोटल बजट मांगा गया वो था 7 अरब रुपया, जिसमें से 4.7 अरब रुपया मुख्तस हो चुका है, मिल चुका है। तो ये काम सीरियस हो रहा है। जैसा आपको पता है, जब ख़जाना जब बजट छोड़ दे तो इसका मतलब है मामला जो है सीरियस है, पैसे रिलीज़ हो जाए तो सीरियस है। तो इसमें पूरे जो है 4.7 जो है, आधे से ज़्यादा जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये हो रहा है। अच्छा, आज इस शो पे इसको डिस्कस करने की ये हमारी डिस्कशन इस नौयत की नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है
उससे ये क्या फ़ायदे होंगे, क्या सब कुछ होगा, वो तो हुकूमत ने ऑलरेडी बता दी है कि इससे इतनी एनर्जी सेविंग होगी, फलानी चीज़ें होंगी, जो कि एक अच्छा इकदाम है, हम खुश होते हैं इस चीज़ से। ज़्यादा सर मैं चाह रहा था हम इस पर बात करें आज कि जो आपको अपनी व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर जब आपने अपने ज़हन को कन्वर्ट करना है कि यार अब मैं पेट्रोल से हट के बिजली के ऊपर जाने लगा हूँ या जाने लगी हूँ, तो क्या हमारे अवाम इस चीज़ के लिए नंबर 1 तैयार है? क्योंकि ये इंटरनेशनली भी एक डिबेट है। और क्या हुकूमत जो है, ये तो चले ठीक हो गया सारा कुछ, क्या हुकूमत चार्जिंग फैसिलिटीज़, देखें पेट्रोल पंप्स तो हर जगह हैं, आप पूरे पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि पेट्रोल फराहम किया जाता है वहाँ पे। क्या बिजली एज अ रिसोर्स जिससे आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डालें, बिजली के थ्रू बिजली डालें, वो हर जगह बना पाएंगे? ये कितनी देर लगेगी? ये सारे मामला आज से डिस्कस करते हैं। देखिए सर, इसमें ना ये बात ज़रूरी है हम डिस्कस करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बीच में, वरना वो बात मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा देखें, एक तो ये कि इससे ज़्यादा काबिल तहसीन कोई बात ही नहीं हो सकती कि पिंडी में 110 बसें आ रही हैं और बसें भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं। 102 बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अहम चीज़ होती है, वो चाहे कार्बोरेटर वाली बसें क्यों ना हो, वो एक वक्त में इतने ज़्यादा बंदों को ले जा और ला सकती हैं कि उसकी जो कार्बन एमिशन है वो हमेशा कम ही रहेगी, बजाय कि हर शख्स के लिए एक अलहदा बाइक या गाड़ी या वो सारा कुछ निकले। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये बनी थी तो बड़ा मजाक उड़ता था मौजूदा हुकूमत का ही, जब बस का फिरोजपुर रोड पे बनी थी, इसको जंगला बस कहते थे, बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कितना कामयाब मंसूबा है, बहुत कि आप मुझे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक किसी भी बस पे बैठ के दिखा दें, वहां पे जगह ही नहीं है, खाली बस चलती ही नहीं, आपको खड़े ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब ये इतना कामयाब है, जब इतने ज्यादा लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, तो आप बसेस ऐड क्यों नहीं कर रहे? एक रूट भी बना हुआ है, इलेक्ट्रिक कर लें, आप इलेक्ट्रिक करें, कुछ भी करें, मैं कहता हूँ डीजल कर लें। ठीक है, ऐड क्यों नहीं कर रहे बसेस? पहला सवाल। दूसरा, फिर उसके बाद जाहिर है अब अगर आप नई ऑर्डर करेंगे तो माइट एज वेल डू ई देन जाहिर है पेट्रोल या वो सारा कुछ, इसमें भी कोई शक नहीं है। तीसरी और आखिरी बात से देखें, लोग ना इसके लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इज्जतदार तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, पूरी दुनिया का हर अच्छा मुल्क अपने अवाम को ये फराहम करता है, और इसीलिए वहाँ के अवाम ज़रूरी नहीं समझते कि वो उनके पास एक अपनी ज़ाती सवारी हो। हम क्योंकि वो देने में नाकाम हैं, तो फिर अब जब बंदे ने अपने खर्चे से खुद, मतलब सरकार को टैक्स भी देना है और ट्रांसपोर्ट भी खुद लेनी है। देखिए, बाइक वाला जो है ना, वो तो सबसे पहले वो सर्दी गर्मी की जद में होता है, उसको तो परवाह नहीं है, वो तो एक मजलूम शख्स है। वो क्यों एक प्रीमियम पे करे सिर्फ इसलिए कि आपको जो है आबो हवा साफ मिले? वो तो वैसे ही आबो हवा अंदर डायरेक्ट खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो उसमें इनोवेटर्स से पहले फ्रॉडिये आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आई एम श्योर यहाँ पे आप बहुत अच्छी कंपनीज भी आ रही होंगी, लेकिन शुरू में आपको याद है जो ई बाइक्स आई हैं, किसी का चार्जर नहीं चल रहा, किसी की बैटरी फुल दिखा रहा है तो माइलेज नहीं हुई। एग्जैक्टली, अगर शुरू में थोड़ी सी रेगुलेशन होती, सरकार देख लेती जो इंपोर्ट हो रही है, वो जो क्लेम कर रहे हैं वो पूरा डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर वो भी बात है कि शुरू में देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बंदे ने ख़रीदी है कोई चीज़, उसको नहीं वैसा रिस्पॉन्स मिला, वो अगर कंज्यूमर कोर्ट गया है, मौके पर उसके हक में फ़ैसला हो गया है, ये काफ़ी है एक कंपनी को ये समझाने के लिए कि आप यहाँ पर इस तरह की 2 नंबरी नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात आ गई अब गाड़ी चलाने वालों की। गाड़ी चलाने वाले भी सीधा चलाते हैं कैलकुलेटर। उनको ये समझाना कि कार्बन एमिशन कम रखना या कार्बन एमिशन अपनी ज़ीरो पे ले जाना, इट्स अ लाइफस्टाइल चॉइस, ये एक महंगा शौक है, इट्स अ स्टेटमेंट दैट यू गिव अबाउट योर सेल्फ। ये कभी भी सस्ता नहीं पड़ सकता। मतलब लोग, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना कि यार ये गाड़ी इस फीचर्स वाली इतने की आती है, और मैं अगर इसका वेरिएंट लेता हूँ हाइब्रिड, तो वो इससे 30 लाख महंगा है, तो मैं अगले 5 सालों में 30 लाख रुपए का एडेड फ्यूल तो डलवा ही नहीं सकता। और मैं अगर इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट में जा रहा हूं तो वो तो 50 लाख महंगा है। तो और वो तो जब मैं आज से 5 साल बाद बेचने जाऊंगा तो उसकी रीसेल भी कम होगी, क्योंकि खरीदने वाले को पता है उसने बैटरी चेंज करवानी है। सो ये मैथ विल नेवर एड अप। ये आपकी लाइफस्टाइल चॉइस है, जो कि अगर आप समझते हैं कि इस दुनिया पे आने वाली नस्लों पे आपने उनको कुछ छोड़ के जाना है, तो फिर ये आप तब करते हैं। सर बिल्कुल सर, फिलहाल ये एक लाइफस्टाइल चॉइस भी है,
है, ये एक स्टेटमेंट भी है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिल जाता है क्योंकि इन गाड़ियों की अभी इस वक्त मुल्क के अंदर ड्यूटियाँ जो हैं वो निस्बत बाकी गाड़ियों से कम है, और अमूमन पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं वो लग्जरी कैटेगरी की ज़्यादा आई हैं, तो बहुत सारे लोग उन्होंने लिया है उनको। दूसरा सर, ये डिबेट तो है, ये पाकिस्तानी डिबेट तो है नहीं, ये ग्लोबल डिबेट है। क्योंकि अब आप देखें, एक गाड़ी जो है जो इलेक्ट्रिक आपने बनानी है और उसके अंदर आपने लिथियम बैटरीज डालनी है, तो उस लिथियम की जो प्रोडक्शन है और उसके लिए जो मटेरियल्स माइन करने हैं और जो उसमें आप एमिशन कॉज करते हैं, फिर उनको एक जगह से, क्योंकि पूरी दुनिया में तो हर जगह तो है नहीं, वो एक ख़ास मखसूस मुल्क हैं जिनके अंदर आपको निकल, कॉपर, लिथियम वगैरह मिलता है, वहाँ से माइन होता है, पैक होता है, शिप होता है। वो शिप तो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो तो डीजल पे ही चलती है। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जब सड़क पे उतरती है, आपका पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट जो है उस शख्स का, वो यकीनन कम हो सकता है। उस गाड़ी का तो वो आप 1 करोड़ किलोमीटर भी चला लें तो वो कम नहीं होगा कार्बन फुटप्रिंट। दूसरी सर बात ये है कि आपने जब इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर करनी है तो आई एम ऑल फॉर इट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। और देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मकसद तो कभी ये है ही नहीं कि आप 400, 500, 1000, 2000 किलोमीटर जो है या 800 किलोमीटर टाइप चीज़ का सफ़र जो है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाए। दैट इज़ समथिंग एल्स। वो आप क्रॉस कंट्री ट्रैवल कहते हैं उसको, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं कर सकती। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक अर्बनाइज्ड शहर के अंदर बिटवीन 50 to 80 to मैक्सिमम 100 किलोमीटर के अंदर जब आपने सफ़र करना है तो वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर पाएँ। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वो अगर ये 102 बसें जो ऐड कर रहे हैं पिंडी के अंदर, अल्लाह करे ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो और इस बाकी सूबे जो हैं, बाकी शहर भी जो हैं, वो इस चीज़ को अपनाएं एज अ PR थिंग। ये अच्छी है। और मैं सर PR का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपने अब अपने आप को ग्लोबली प्लेस करना है एज अ क्लाइमेट चेंज इफेक्टिव मुल्क। जब आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, दुनिया के अंदर जो पैकेजेस और प्रपोजल्स और सब कुछ जो मौजूद है वो तब आपको मिलेगा। अगर आप अपने आप को प्लेस कर रहे हैं एज अ गैस गजलिंग ऑयल बर्निंग कंट्री, तो आपको वो सीरियसली नहीं लेंगे। वो कहेंगे यार कि बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं कि आपको मसला हो रहा है बाकी 90% से, तो ये मसला हम आपके लिए हल करते हैं, लेकिन आपको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। आपका जवाब इस पर लेते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी। उसमें मेरा पॉइंट यही था कि दुनिया अभी इस चीज़ को मैनेज कर रही है। पाकिस्तान अपने आप को इस विजन में प्लेस बड़ी अच्छी तरह कर सकता है कि अगर हम अपने आप को दिखाएं कि हम अभी से इकदाम ले रहे हैं कि हम आगे जाके एक नेशन हों, तो उससे दुनिया भी देखेगी। और उसके ज़रिए आपको जो पैकेजेस कुछ वर्ल्ड बैंक के भी हैं, IMF के भी हैं, जो हम एक दफ़ा IMF इस पैकेज के अंदर हम एक और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्लाइमेट चेंज पैकेज लेने को जा रहे थे, तो ये चीज़ें करेंगे तो वो मिलेंगे ना सर? बिल्कुल। 2 बातें थी ब्रेक से पहले। उनमें से एक तो ये कि जी चार्जिंग स्टेशंस कब लगेंगे और कैसे लगेंगे। देखिए, जैसे ही आप फैसिलिटेट करना शुरू करेंगे या इनकरेज करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये एक दूसरे से मुकाबलाबाजी के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही लाइसेंस लेके गवर्नमेंट से और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस खोलेंगी ताकि उनके ब्रांड की गाड़ी ज़्यादा बिके। तो इसलिए ये पाकिस्तान को सिर्फ इनकरेज करने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जी जहाँ से ये चीज़ें प्रोक्योर होती हैं, इसकी बैटरी की लिथियम और ये वो वहाँ पर लोगों के साथ अनएथिकल सलूक होता है। तो और उसके अलावा इसका जो वेस्ट है उसका भी हमने नहीं सोचा। सो वेस्ट का तो अब तकरीबन ये आज से 2-3 साल पहले तक बहुत बड़ा मसला था कि ये सारे सोलर का और बैटरीज के वेस्ट का हम क्या करेंगे। उसने तो अब रिसाइकल होना शुरू हो गया है। अच्छा, एज़ फार एज़ कि ये सारी चीज़ें प्रोक्योर कैसे होती हैं, अनएथिकली होती हैं, एक तो उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को कि जहाँ से भी ये ली जा रही हैं उन मुल्कों को, वहाँ पर काम करने वालों को उसका पूरा मुआवजा मिले। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से आपने खुद जिक्र कर दिया कि पूरी दुनिया इस वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितना उसका जो गंध हो रहा है वो उसको कार्बन फुटप्रिंट है, उसको भुगत हम रहे हैं। yes. तो हम पे तो शायद इस वक्त माफ़ी है कि अगर हम इन गाड़ियों को या इस तरह किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फिर भी बात है अमेरिका नहीं करना चाहता तो ना करे, हमें तो इसकी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल अशद ज़रूरत है सर। लास्टली साहब ने चार्जिंग स्टेशन की बात कर दी सर, ये मैं कह के भी थक गया हूँ और देख के भी थक गया हूँ। जो कंपनियाँ आती है
इलेक्ट्रिक का प्रॉमिस करने के लिए, वो कोई चाइनीज़ कंपनी हो जो बसें दे रही हो यहाँ पे, हुकूमत ख़ुद उनके ज़रिए कह रही हो, कोई इंटरनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे गाड़ियाँ ला रही हो, कोई बाइक वाला, वो सारे जो हैं हुकूमत से पहली दफ़ा प्रॉमिस यही करते हैं कि जी हम तो गाड़ियाँ ला ही नहीं रहे, हम तो चार्जिंग नेटवर्क ला रहे हैं। उसका एक बाय प्रोडक्ट ये कि हम गाड़ियाँ बेचते हैं। ये हमने देख लिया है कि वो चार्जिंग नेटवर्क कभी नहीं लगता, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर घर पे लोग चार्ज करते हैं। असल में मसला फिर वही है ना, पाकिस्तान मार्केट छोटी है। जैसे ही उनको ये लगेगा कि अब खातिर ख्वाह गाड़ी बिकनी शुरू हो गई है या मार्केट में पोटेंशियल आ गया कि अब बिक सकती है, तो वो क्यों नहीं करेंगे इन्वेस्ट। और अगेन इसका सोल्यूशन यही है कि आप चीपर सोल्यूशंस दें, आप सस्ती गाड़ी दें ताकि आवाम जो है उसको इंजॉय करे और इलेक्ट्रिसिटी से चलाए, और सर ये मामला फिर बेहतर हो सकते हैं। 12 सर आगे चलते हैं सर। सर कराची में से ख़बर आ रही है सर, सिंध के अंदर कराची के एक स्कूल में एक पहली AI रोबोट टीचर जो हैं उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को सर। उनके बाकायदा तौर पे सर उनको हायर किया गया है और उनकी तकर्री हुई है, और जिसको हम सर मसनूई ज़हानत कहते हैं AI, उसके ज़रिए अब वो स्टूडेंट्स के उसके मतलब हमारे पास इमेजेस भी मौजूद हैं, लोग देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल एक रोबोट हैं जो, और सामने तलबा जो हैं वो बैठे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे। तो ये तो सर एक अच्छी चीज़ है मेरा तो ख्याल में। अब जो जिसको आप ऑनलाइन स्कूलिंग कहते हैं जो घर से की जाती है, वो भी इसी की एक फॉर्म है, बट ये ज़रा ज़ाहिर है इन पर्सन एक आपके पास बैठी तो अब बच्चे इसको किस तरह रिसीव करेंगे, आया ये कोई एक वायबल चीज़ है या फिर अगेन PR है, तो पता नहीं। बैक वक्त बहुत ही अच्छी और बहुत ही बुरी खबर है। अच्छा, अच्छी ये किस तरह से है वो हमने, आपको याद है आज से कुछ अर्सा पहले इसी शो पे ये डिस्कस किया था कि वैसे तो खैर इन्होंने पता नहीं क्यों उसको रोबोट बना दिया, उसको एक फिजिकल अपीयरेंस दे दी। रोबोट में से मतलब मैंने कौन चुप के लाए हैं, हाँ, मैंने कोई नहीं है, हाँ, जो कि उन्होंने बिठा दी है जिसकी जरूरत नहीं थी। हमने तो प्रपोज ये किया था आज से कुछ अरसे पहले इसी शो के ऊपर कि आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक माइक और 2 स्पीकर होने चाहिए, और बाकी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकली किसी का बैठना जरूरी नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक मैनिक्विन बिठा दी है जिससे लोग डर भी सकते हैं, जिससे लोग डर भी सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि अच्छी खबर ये इस तरह से है कि कराची को तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूर दराज के इलाके जहाँ पे सरकारी टीचर्स जाने के लिए नहीं मानते या प्राइवेट बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, वहाँ के बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती तो उसका एक बहुत आसान तरीका ये था कि आप वहाँ पे अब AI लगाना शुरू कर दें। कराची की हद तक तो मुझे यकीन है कि लोग, मतलब कराची की इतनी आबादी है वहाँ पे तो टीचर अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन बहरहाल एज ए टेस्ट केस ये ज़बरदस्त बात है। जो इसमें वाहिद चीज़ अब आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि एज मतलब ChatGPT-4 उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है कि आपने बस, और ये ज़ाहिर है कि उतना मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़ी सी इसमें कोडिंग लगेगी कि उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आपने अपने सब्जेक्ट से बाहर के जवाब नहीं देने, बिकॉज अदरवाइज तो स्टूडेंट्स अनसुपरवाइज्ड उससे पूछी जाएंगे तो वो बताते जाएगा। तो उसको बस ये कहना कि आपका ये 8 से 9 बजे वाला पीरियड जो है ना वो मुआशरती अलूम का है, तो बस इसी के अंदर आपने रहना है। तो बाकी ज़बरदस्त है। और बुरी खबर ये इस लिहाज से है कि अब जाहिर है टीचर्स मतलब अगेन उनकी डिमांड अब इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि एक कंप्यूटर जिसको आपने जो है वो एक करिकुलम जो है उसकी 7 दुनिया जहान का ज्ञान दे दिया आपने, तो वो मतलब सवाल पूछी जाए स्टूडेंट और वो सवाल वो कहता जाए कि मुझे अभी भी नहीं समझ आई, वो उसको एक नए तरीके से बता देगा सर। लेकिन इसके अंदर सर आपको पता है सर, आप भी मुंसलिक रहे हैं टीचिंग के प्रोफेशन से, मैं आजकल भी हूँ, तो सर इसके अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कभी निकल नहीं सकता सर। उसकी वजह है एक सर बच्चे जो है ना वो बड़े सर अजीब-ओ-गरीब किस्म के लोग होते हैं, और उनको जब क्राउड में बिठा दिया जाए ना तो लफ्ज़ सर लैक हुल्लड़बाजी जो है सर वो फिर शुरू हो जाती है, और सर वो AI जो है उसको काबू नहीं कर सकते। या तो AI की अगर फिज़िकली मैनिफेस्ट करवा रहे हैं इनको, तो फिर उसके अंदर वही मोटर स्किल्स होने चाहिए कि एक बच्चा जो सो रहा है उसके ऊपर एक चौक यूँ करके मारा भी जाए कि उठो, या फिर कोई शोर शराबा हो रहा है तो उनको चुप कराने की भी चीज़ हो, या आपकी अथॉरिटेटिव एक चीज़ हो। तो सर हमेशा ह्यूमन एलिमेंट रहेगा, और इसी तरह मेरे ख्याल में एजुकेशन पास ऑन करने का ये तरीका जो है ये हो सकता है अगर आपके पास सामने जो ऑडियंस है या जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे एक उनका मुश्तरका एजेंडा है कि हमने जो ये चीज़ सिखाई जा रही है चुप करके हमने इसको कंज्यूम करना है। अगर तो आप जा रहे हैं स्कूल और इस चीज़ की वजह से कि यार स्कूल जाना ही है और उसमें शुगल मस्ती बातें ये वो सब कुछ चलना है, तो फिर ये AI वाली चीज़ जो है उस लिहाज से मेरे ख्याल में फेल ही होगी।
हाँ, लेकिन उसमें ये भी है ना कि अब आपको अगर अगेन स्कूल में मैथ्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि अब आप मैथ्स का टीचर हायर करें। मैथ्स एआई पढ़ा देगा और जो हुल्लड़बाजी को कंट्रोल करना है वो तो पीटी मास्टर भी कर लेगा। तो मतलब अगेन कराची, लाहौर, इस तरह के शहरों को इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल शायद नहीं है। ये तो और इवेंचुअली यहाँ पर जो स्कूल्स हैं ख़ास तौर पे प्राइवेट, वो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए इवेंचुअली ज़रूर इस मॉडल को पे ही आएंगे। लेकिन अभी तो मैं बात करता हूँ दूर दराज के इलाकों की, जहाँ पे हर कोई अपने इलाके के एमएनए एमपीएस से सिफारिश करा रहा होता है कि हमें कहीं और भेज दो, तो वो वहाँ पर एक बहरहाल तरीका है। सर ठीक है, बिल्कुल सर, हो इवेंचुअली फ्यूचर का किसने क्या देखा सर। लेकिन ये हो सकता है सर, आप जैसे कह रहे हैं कि एक साथ बंदा भी हो, उसको हम असिस्टेंट टू एआई कह देंगे और वो बैठ के बच्चों के ज़रा अंदर जो अमनो अमान है और डिसिप्लिन है वो इनैक्ट करवाएं, और जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो ये करवाएं, तो ये हो सकता है। और वो एक शख्स जो है वो डिफरेंट जगहों पे भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये सर ठीक है। और बाकी दुनिया का अंदर सर दौर एआई का ही है, उससे हम एक हद तक डरते भी हैं, उससे हम एक हद तक समझते भी हैं। अब तो लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिए। इवेंचुअली तो सर यही होगा कि आपका जब एआई असिस्टेंट आपकी जेब में है, या आपका यहाँ बैज लगा हुआ है, या आपको यहाँ पे कान में कुछ लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, टेक्निकली ये एआई भी नहीं है, ये एआई से प्रिमिटिव चीज़ है। एआई तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मौके पे एक नया जवाब ढूंढ ले आपके लिए। इसने तो माजी के अंदर जो कुछ हो चुका है, जो आपने उसको बता दिया है, उसी का जवाब देना है। तो ये तो एआई भी नहीं है, ये तो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बल्कि ये अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये भी मुझे समझ नहीं। हाँ बिल्कुल सर। और बाकी हमें सर एआई की हद तक जो है तमाम तर चीज़ों को, ये अगली बिग थिंग है। हर बड़ी कंपनी जो है वो इसके अंदर ही फोकस कर रही है। हर बड़ी कंपनी जो है वो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, रिसोर्सेज भी लगा रही है ताकि लोगों को ये चीज़ मिले। लेकिन इसके अंदर एक डेंजर फैक्टर भी है कि एआई जो है वो फिर ख़ुद जब सोचना शुरू कर दे, और जो कि उसका मकसद है, तो मैं आपको पता है सर, हम हमेशा कहते हैं कि खुद नहीं सोचना ज़्यादा आप मतलब आपने कुछ चीज़ें पढ़ा के चीज़ें समझ लेनी है और फिर आपने सोचना बंद कर देना, तो इसके अंदर रोक नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल में हम लोग ना उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया करेंगे कि ए गोरियां दा एआई ये ए ठीक होएगा, ए साडा एआई ये गलत होना है। ठीक नहीं है बारा सर। ये नहीं सर, आज की तमाम हमारी खबरें और बातें, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।